हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने संविधान का महत्व और परिचय देखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे संविधान का वर्गीकरण। ठीक है, संविधान का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर संविधान को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, निर्मित और विकसित। निर्मित बनाया जाने वाला, जिस संविधान को बनाया जाता है उसे निर्मित संविधान कहते हैं। भारत का संविधान निर्मित संविधान है। विकसित, पुराने परंपरा व नियम का विकास। ठीक है, विकसित संविधान क्या है? जिसमें पुराने परंपरा और नियम से जो देश चलती है उसी का ही आगे और विकास होता है, उसे संविधान का दर्जा दिया जाता है, तो उसे विकसित कहा जाता है, जो पुराने परंपराओं के आधार पर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट, शासन प्रणाली की भावना के आधार पर लोकतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक वंशानुगत नहीं होता है जैसे भारत में चलता है। पहले भारत में भी राजतंत्र चलता था, अब भारत में लोकतंत्र प्रजातंत्र चलता है। ठीक है, राजतंत्रात्मक जिसमें राजाओं का शासन होता है उसे राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। आइए अब देखते हैं संकलन की प्रकृति के आधार पर संविधान का वर्गीकरण। संकलन के अकॉर्डिंग लिखित और अलिखित दो प्रकार से है। लिखित, जहां संघात्मक केंद्र व राज्य का शासन व्यवस्था को वहां लिखा जाता है, वो लिखित संविधान होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का अलग अलग बंटवारा रहता है। ठीक है, अलिखित, शासन का केंद्रीकरण, जहाँ एकात्मक शासन हो। शासन का जहाँ केंद्रीकरण होता है, जिसमें एकात्मक शासन होता है, मतलब केंद्र से ही शासन चलता है। अलिखित। नेक्स्ट है संशोधन के प्रकृति के आधार पर। ठीक है, संशोधन के प्रकृति के आधार पर कठोर और लचीला दो भाग में है। कठोर, जहाँ लिखित संविधान हो वह कठोर संविधान होता है। लचीला, अलिखित संविधान जहाँ होता है वह लचीला होता है। लचीला का मतलब है कभी भी किसी भी कानून को, नियम को बदला जा सकता है। और कठोर में किसी कानून को बदलने के लिए संशोधन करना पड़ता है और बहुत बड़े प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। नोट, भारत का संविधान निर्मित कठोर प्लस लचीला दोनों ही है। किसी मामले पर वह बहुत कठोर है, किसी मामले पर लचीला है। आइए अब इन सब शब्दों के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। लिखित व अलिखित संविधान। लिखित व अलिखित संविधान में मात्राओं का अंतर होता है। संविधान, इसे दो संदर्भों से समझ सकते हैं। लिखित और अलिखित संविधान को समझने के लिए सिर्फ हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि जहाँ लिखित संविधान कम होता है और जहाँ अलिखित संविधान का अंश अधिक होता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। मतलब कुछ मात्रा में लिखा हुआ अंश रहता है कानून का, लेकिन अलिखित अंश ज़्यादा होता है, मतलब बहुत सारे चीज़ों को लिखा नहीं जाता, अधिक होता है, उसे अलिखित कहते हैं। तो वहीं जहाँ लिखित संविधान अधिक होता है व जहाँ अलिखित अंश कम होता है, मतलब नियमों का, कानूनों का अंश जहाँ पे अलिखित रूप से कम होता है व लिखित रूप से ज़्यादा होता है, उसे लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, आइए और डिटेल देखते हैं इसका। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित, यह संविधान निर्मित होता है, मतलब इसे बनाया जाता है, यह वंशानुगत नहीं चलता है। ठीक है, यह विकसित होता है परंपरा के आधार पर, मतलब पुराने परंपराओं के आधार पर इसे नए तरीके से विकसित किया जाता है। संविधान सभा संविधान का निर्माण करता है। लिखित संविधान में संविधान सभा जो होता है वह संविधान का निर्माण करता है। नियमों और कानूनों का निर्माण संविधान सभा द्वारा होता है। ठीक है, अलिखित संविधान में संविधान सभा ही नहीं होता। जो राजा महाराजा या किसी भी तरीके से परंपरागत जो कानून चल रही है उसी का ही विकास होता है। निर्मित व लागू होने की तारीख होती है। ठीक है, लिखित संविधान का संविधान सभा जब उसे बना देता है तो इसका निर्मित व लागू होने का एक फिक्स टाइम होता है, फिक्स तिथि और तारीख होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई तारीख या अधिनियमित नहीं हुआ होता, क्योंकि इसमें संविधान सभा ही नहीं होता तो अलग कानून नहीं बनाते। ठीक है,
जैसे अगर एग्जाम्पल देखा जाए लिखित संविधान का, तो भारत का जो संविधान है उसका निर्माण 26 नवंबर 1949 को हुआ था, ठीक है, लेकिन उसे लागू 26 जनवरी 1950 में किया गया, ठीक है। लिखित संविधान कठोर, लचीला या दोनों मिला-जुला हो सकता है, ठीक है। अलिखित संविधान लचीला होता है। लिखित संविधान में न्यायपालिका मजबूत होती है। अलिखित संविधान में न्यायपालिका की शक्ति सीमित होती है। लिखित अलिखित संविधान, सरकार का स्वरूप एकात्मक व संघनात्मक दोनों हो सकता है, ठीक है। लिखित संविधान में सरकार का स्वरूप एकात्मक और संघात्मक दोनों हो सकता है। अलिखित संविधान में शासन स्वरूप एकात्मक ही होता है, ठीक है, इसका और कोई विकल्प नहीं होता, मतलब केंद्र के द्वारा ही पूरा शासन होता है। उदाहरण, लिखित संविधान में अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। विश्व का पहला लिखित संविधान सबसे छोटा और कठोर। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है, ठीक है, वह यह संविधान सबसे छोटा है और कठोर है, ठीक है। श्रीलंका, दूसरा देश श्रीलंका, सबसे लचीला लेकिन लिखित संविधान। आसानी से इसका मतलब श्रीलंका के कानूनों को बदला जा सकता है, लेकिन वह लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वह कठोर व लचीला दोनों का मिश्रण है, ठीक है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जापान, एशिया का पहला लिखित संविधान। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का संविधान है, याद रखें। अलिखित संविधान के उदाहरण, ब्रिटेन का संविधान, सऊदी अरब का संविधान, न्यूजीलैंड का संविधान, इजराइल का संविधान अलिखित संविधान है। एकात्मक और संघात्मक में क्या अंतर है, ठीक है। पहले देख लेते हैं एकात्मक सरकार। एक राज्य का एक सरकार होता है, उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। एक राज्य में जब एक ही सरकार चलता है तो उसे एकात्मक सरकार कहते हैं। राज्य का मतलब सिर्फ राज्य नहीं, देश को भी माना जाता है। देश को ही संविधान के रूप में राज्य कहा जाता है, ठीक है। संविधान के परिप्रेक्ष्य में देश को राज्य कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका डिटेल। एक राज्य का एक सरकार होता है, एकात्मक सरकार, ठीक है। सभी शक्तियां केवल एक सरकार के पास होती है। एग्जाम्पल में फ्रांस और भूटान का शासन का व्यवस्था एकात्मक सरकार है, ठीक है। सभी शक्तियां केवल एक सरकार के पास होती हैं। नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन एक ही सरकार के पास होता है, मतलब नियमों का निर्माण और नियमों का क्रियान्वयन, उसको व्यवहार में लाने की प्रक्रिया दोनों एक ही सरकार करती है। दोनों काम का शक्ति एक ही सरकार के पास होता है। केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता, ठीक है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा नहीं पाया जाता। एकात्मक सरकार में केंद्र ही केंद्र के लिए भी शासन बनाती है और राज्य के लिए भी शासन बनाती है। लिखित संविधान की अनिवार्यता नहीं होती। यह जरूरी नहीं होता है कि उस देश में लिखित संविधान हो। एकात्मक सरकार जहाँ होता है वहाँ लिखित संविधान होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। विशेष एकात्मक सरकार की विशेषताएं, निर्णयन तीव्र होगा, मतलब जो डिसीजन मेकिंग का काम है वह बहुत जल्दी होगा, ठीक है। दूसरा, पूरे देश के लिए एक ही नीति बनती है। पूरे के पूरे देश के लिए एक ही नीति बनती है, अलग अलग राज्य क्षेत्र या अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग नहीं होता। इसे पूरे देश के लिए एक ही नीति होता है। तीसरा, आपातकाल की स्थिति के लिए बेहतर सरकार। आपातकाल की स्थिति में केंद्र ही सब जगह में शासन करेगी, इसलिए वहाँ की सरकार बेहतर होती है। पांचवा, कम खर्चीली सरकार।
एकात्मक सरकार जहाँ होती है वहाँ खर्च कम होता है कि अगर इलेक्शन होगा तो एक ही बार में सब जगह के लिए हो जाएगा, और जो भी निर्माण करवाना है एक ही सरकार सब जगह करवाएगा, अलग अलग हाथों में पैसे नहीं जाएंगे तो खर्च भी ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ कम खर्च होता है। ठीक है। 5वां, केंद्र व राज्य के बीच विवाद की स्थिति कम। अब केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा ही नहीं हुआ है तो इसमें विवाद होने का बात ही पैदा नहीं होता है, इसलिए इसकी स्थिति बहुत कम होती है। एकल नागरिकता, यहाँ की नागरिकता एकल होती है, मतलब एक ही देश की नागरिकता इनको मिलता है। ठीक है। 7वां, छोटे देश व जहाँ जनसंख्या कम हो। एकात्मक सरकार जिस देश का जनसंख्या कम होता है और जो देश का क्षेत्रफल बहुत कम होता है वहाँ पर एकात्मक सरकार देखा जाता है। एकात्मक सरकार की कमियां। एकात्मक सरकार निरंकुशता, तानाशाही की संभावना बनी रहती है। एकात्मक सरकार में निरंकुशता या तानाशाही की भावना बनी होती है। ठीक है। दूसरा, सभी का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। ठीक है। पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाला सरकार एक ही होता है, तो पूरे देश के हर एक व्यक्तियों में हर एक स्थानों का प्रतिनिधित्व आसानी से नहीं हो पाता। ठीक है। अब देखते हैं संघात्मक सरकार, संघनात्मक सरकार। इसमें द्वैध सरकार होती है। द्वैध सरकार का मतलब जैसे केंद्र सरकार के अंदर में राज्य सरकार अलग अलग बटे होते हैं। जैसे एक केंद्र सरकार है, इसी के ही अंदर में अलग अलग राज्य होते हैं जिसमें अलग अलग सरकार होती है। जैसे राज्य का सरकार, सारे के सारे राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री होती है। ठीक है। तो ये केंद्र शासन करेगा, उसके नीचे में राज्य शासन करता है और राज्य के नीचे में डिस्ट्रिक्ट जिला शासन करता है। इसे द्वैध सरकार कहते हैं। संघनात्मक सरकार में द्वैध सरकार का व्यवस्था होता है। ठीक है। यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पृथक्करण होता है। ठीक है। यहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण ना होकर विकेंद्रीकरण व शक्तियों का बंटवारा होता है। पृथक पृथक मंत्रियों का अलग अलग शक्ति होता है। ठीक है। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य सह अस्तित्व संबंध होता है। शक्तियों का पृथक्करण होता है। स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका होना अनिवार्य है। ठीक है। जैसे सरकार अगर कुछ गलत कानून बना रही है तो उसको रोकने के लिए एक न्यायपालिका स्वतंत्र होना चाहिए। इसमें यह द्विसदनीय व्यवस्था होती है। द्विसदनीय व्यवस्था मतलब लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग सदन होता है। इसमें कानून को पास करने के लिए पहले एक सदन में प्रस्तावित करने के बाद दूसरे सदन में लेके जाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसी व्यवस्था अधिक जनसंख्या व बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में पाई जाती है। ऐसी व्यवस्था अधिक जनसंख्या व बड़े क्षेत्रफल वाले देशों में पाई जाती है। संघनात्मक, इसकी विशेषताएं, अधिक प्रतिनिधित्व पाया जाता है। ठीक है। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल के लिए, सबके लिए अधिक आसानी से प्रतिनिधित्व हो सकता है क्योंकि इसमें शक्ति जो है केंद्र और राज्य के पास अलग अलग बटी होती है। दूसरा, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूरी होती है। धार्मिक मामला, ठीक है, निर्माण व्यवस्था और जैसे नगर निगम व्यवस्था, ये सब क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं, इसलिए क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है इसमें। तीसरा, सरकार की निरंकुशता होने की संभावना कम होती है। इसमें दो हाउस में बटे होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो अपना सरकार निरंकुश होकर अपना कानून किसी के ऊपर थोप नहीं सकता। अगर सारे के सारे हाउस में वो कानून पास होते हैं तभी ये पारित होता है। इसकी कमियां, निर्णयन व्यवस्था विलंब हो जाता है। ठीक है। एकात्मक सरकार में क्या होता है कि अगर केंद्र को निर्णय लेना है तो केंद्र सोचेगा और थोड़ा डिस्कस करके उसी टाइम निर्णय ले सकता है। लेकिन संघात्मक में क्या होता है, निर्णय लेने के लिए पहले जैसे कुछ कानून बनाना है तो पहले लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा के बाद वह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो ऐसे में थोड़ा समय लग जाता है। और इसके अलावा किसी राज्य के लिए कानून है तो यहाँ से पास होने से पहले राज्य से भी उसके बारे में निर्णय लिया जाता है, इसलिए इसमें निर्णयन व्यवस्था विलंब हो जाता है। ठीक है। दूसरा, संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है।
ठीक है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता, इस भारत भी संघरात्मक शासन व्यवस्था को ही फॉलो करती है, लेकिन यहाँ एकल नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, संघरात्मक में दोहरी नागरिकता हो सकती है। इसका मतलब यह है कि केंद्र की नागरिकता अलग और राज्य का अलग, इस तरीके से दोहरी नागरिकता के बारे में बताया गया है। जैसे यूएसए के लोगों के पास यूएसए का भी नागरिकता होता है और अलग जिस राज्य में होते हैं वहाँ का भी उनको नागरिकता मिलता है, सिटीजनशिप। तीसरा, केंद्र व राज्य के मध्य विवाद की स्थिति अधिक बनती है। ठीक है, किसी भी कानून को पास करने के लिए अगर वो केंद्र कानून ला रहे हैं तो राज्य को नापसंद हो सकता है, या राज्य का कानून केंद्र को नापसंद हो सकता है, तो इसमें विवाद की स्थिति बनी रहती है।